Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Let's start our session today. My new topic today, which is analysis of algorithms. जो आज का टॉपिक है उससे हमें लिंक भी मिलता है कि देखें जो कंप्यूटर का प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उसने इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो वन आफ्टर द अदर एग्जीक्यूट करनी होती हैं और वो रैम से जो है इंस्ट्रक्शंस वो आती हैं, फिर प्रोसेस होती हैं, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आती है और इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। लेकिन उनका इंस्ट्रक्शंस को किस तरह से डिजाइन किया जाए, ठीक है, दिस इज द अदर साइड ऑफ द कॉइन जिसकी मैं बात करता रहा हूँ। और ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग का साइड, यानी कि आपका कंप्यूटर साइंस जो है वो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, ठीक है। और जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी नहीं होंगी तो वो उसी तरह से सेम चीज़ हो जाएगी कि आपके जो है हार्डवेयर की नॉलेज तो बहुत अच्छी है लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की नॉलेज अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं आपकी, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में कैसे काम कैसे कर रही है और सब चीज़ें, लेकिन उसके साथ साथ जो है जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो स्किल्स हैं वो एक तरह से उसे कह सकते हैं कि आप it comes before you have the requirement to understand how a computer works, ठीक है, क्योंकि आप उसके बगैर भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कंप्यूटर के बगैर भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो कंप्यूटर को जब प्रॉब्लम्स कंप्यूटर के की मदद से जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है कि जो सोल्यूशन हमने प्रपोज किया है प्रॉब्लम का, उसको हमने एक स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में कन्वर्ट करना होता है ताकि वो कंप्यूटर जो है उसको रन कर सके उस सीक्वेंस को। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि हम एल्गोरिदम जो है डिजाइन कर रहे हैं। तो एल्गोरिदम बेसिकली इज अ स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस of solving a problem, and this gives me a good point to start sharing my presentation. तो आज के जो टॉपिक है वो है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, ठीक है। तो एल्गोरिथम्स जो है इनको क्यों कहा जाता है एल्गोरिथम्स, क्योंकि ये एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है, वहाँ से ये टर्मिनोलॉजी आई है। और इट्स अ स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस दैट डिफाइंस हाउ अ टास्क इज टू बी परफॉर्म्ड। तो एल्गोरिथम जो है किसी भी चीज़ का हो सकता है, फॉर एग्जांपल चाय बनाने का एल्गोरिथम हो सकता है। अब आप लोगों को सबको आता होगा किस तरह से चाय बनाती जाती है। कोई कोई मुझे बता सकता है किस तरह से आप चाय बनाते हैं? सिर्फ पानी लेते हैं, उसको गर्म करते हैं, फिर जब वो बॉयल होने लगे देन वी पुट इन द पत्ती और फिर दूध और फिर निकाल देते हैं। एक्सीलेंट, वेरी गुड। ये जो है एक उन्होंने असल में एल्गोरिथम बताया है हमें, ठीक है, क्योंकि इसमें एल्गोरिथम क्यों था ये, क्योंकि इसमें उन्होंने स्टेप्स बताए थे कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, ठीक है। इन्होंने शुरू में ये नहीं कहा कि भाई आप पत्ती को आप केटल में डाल के उसको गर्म करना शुरू कर दें, ठीक है। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि पहले पानी डालें, उसको गर्म करें पानी को, फिर उसमें पत्ती डालें, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये स्टेप चेंज कर देंगे, मिसाल के तौर पे आप कहेंगे सबसे पहले उसे केटल को उतार लें चूल्हे से, फिर चूल्हा जलाएं, ठीक है, तो चाय तो फिर इस तरह नहीं बनेगी, ठीक है। तो चाय बनने के लिए बड़ा जरूरी है कि आप स्टेप बाय स्टेप जो है उसी सीक्वेंस में फॉलो करें जिस जिस सीक्वेंस में एल्गोरिथम दिया गया है। आप दोबारा से मुझे बताएं सही तरह से स्टेप्स की क्या होने चाहिए चाय बनाने के। सर के पहले पतीले में पानी डालें, फिर हम्म उसको बॉयल करें ठीक एंड है। देन उसके अंदर पत्ती डालें, हम्म फिर उसके अंदर दूध डालें और हम्म फिर पतीले में से चाय निकाल लें कप्स में। कप्स में निकालना है, ठीक है। तो ये देखा इन्होंने इसको मजीद डिटेल में अब आपको बताया कि पहले जो है एक आप सॉस पैन में पानी डालें, उसको गर्म करें, बॉयल कर लें, उसे जब बॉयल हो जाए उस वक्त उसमें पत्ती डालें, ठीक है। इसमें हम मजीद डिटेल में भी जा सकते हैं इस एल्गोरिथम की, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि अच्छा जी सबसे पहले आप चूल्हा जलाएं, ठीक है। इसमें हम ज़्यादा डिटेल में जा सकते हैं, ठीक है। हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि भाई आप जो है पहले पतीले में पानी डालें, ठीक है, और कितना पानी डालें ये स्पेसिफाई हम कर सकते हैं, 1 कप पानी डालें, 2 कप पानी डालें, 3 कप पानी डालें।
इसी तरह कितनी देर उसे बॉईल करना है, कितनी देर गर्म करना है पानी को, वो हम बता सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि अच्छा ठीक है, उसे 5 मिनट पानी को गर्म करें। ठीक है, हम ये कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कि एक पतीला लें, उसमें 2 प्याली जो है पानी डालें और फिर उसको चूल्हे पे रख दें, फिर चूल्हा जलाएं और उसके बाद 5 मिनट वेट करें, और जब बॉयल होने लगे पानी तो उस वक्त उसके अंदर पत्ती डाल दें। पत्ती की क्वांटिटी आप बता सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में पत्ती डालें। फिर आप बता सकते हैं कितनी क्वांटिटी में दूध डालें। ठीक है, उसके बाद मजीद वेट करना है या उसको फिर उतार लेना है चूल्हे से। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप है एल्गोरिदम, इसकी जो खास बात है वो ये देखें, एक तो ये है कि ये सीक्वेंस है। ठीक है, दूसरी बात ये है इसमें कि इसमें हर स्टेप जो है ना वो बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड है। उसमें अगर एम्बिग्यूटी आ गई तो फिर वो हम उसको एल्गोरिदम नहीं कहेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं अगर कहूँ कि जो है एक पतीले में पानी डालें, उसे बॉईल कर लें, तो हो सकता है कि आम आदमी जिसने चाय बनाई भी हो बहुत दफा, और या उससे चाय उसने पी भी हो या देखा हो चाय बनाते हुए लोगों को, तो उसको पहले ही से अंदाजा हो कि कितना पानी डालते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक हम किसी ऐसे आदमी को बता रहे हो जिसने कभी जिंदगी में चाय नहीं बनाई, ठीक है, तो उसके लिए स्टेप एम्बिग्यूस हो जाएगा कि भाई कितना पानी डालना है। ठीक है, हो सकता है वो अपने कॉमन सेंस से कोई अंदाजा लगाए कि कितना लगाना है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल हमने एक रोबोट को बताना है, ये रोबोट को पास कोई कॉमन सेंस नहीं है, उसने कभी जिंदगी में चाय नहीं बनाई, तो रोबोट को हमने बताना है। ठीक है, तो रोबोट के लिए हमें बिल्कुल जो है एग्जैक्ट बताना पड़ेगा भाई कि इतने इतने एग्जैक्ट इतने आउंस जो है पानी इसमें डालने हैं सॉस पैन में। ठीक है, वरना जो सर इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियरली डिफाइन करने होंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल सही आंसर करें। तो ये एल्गोरिदम की एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि जो स्टेप्स हैं दे शुड बी unambiguous for the agent that has to execute that algorithm। ठीक है, तो अगर वो एजेंट ह्यूमन है तो हो सकता है कि उसके लिए जो है हम कहें कि भाई पतीली में पानी डाल लो, वो इतना एम्बिग्यूस ना हो। ठीक है, वो जाके नलके के नीचे से वो डाल देगा पानी। ठीक है, उसके क्योंकि वो जो एजेंट है ह्यूमन, उसके पास ये एम्बिग्यूटी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम कोई और एक तरकीब ये रोबोट को बता रहे होंगे तो वहां पे हमें ये एम्बिग्यूटी खत्म करनी पड़ेगी। तो अब एक ये ट्रिक की एक एल्गोरिदम स्क्रीन पे है। मैं इससे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि आप किस तरह से बताएंगे। देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ पहले, मैजिक की ट्रिक है, वो कार्ड ट्रिक है, और उसका फिर आपने एल्गोरिदम बताना है, लिख के मुझे बताना है कि किस तरह से। ठीक है, मैं I will ask you जो लोग लैपटॉप पे हैं कि they can actually use the shared whiteboard and type in their algorithm। ठीक है, तो 1 by 1 करेंगे हम सारे लोग, वरना वो सब लोग एक साथ टाइप करने लगेंगे। मैं एक प्रॉब्लम में भी बताऊंगा, उसका एल्गोरिदम आपने लिखना होगा व्हाइट बोर्ड पे। तो कौन लिखेगा एल्गोरिदम व्हाइट बोर्ड पे? सर आई एम विलिंग। ओके, यू आर विलिंग। ठीक है, मैम आप लिखिएगा, फिर हम बाकी सब लोग देखेंगे। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है, देखिए एक मैजिक ट्रिक है इस तरह से कि हमने एक डेक ऑफ कार्ड्स लेने हैं, प्लेइंग कार्ड्स जिसे ताश कहते हैं उर्दू में। ठीक है, उसमें आपको पता है कि 2 तरह के कार्ड्स होते हैं, एक रेड कलर के होते हैं, एक ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक है, और हमने 10 रेड कार्ड्स लेने और 10 ब्लैक कार्ड्स लेने, उनका डेक होगा, और उसको फिर हम शफल करके उसको टेबल पे जो है फेस डाउन रख देंगे उसे। ठीक है, फिर ऑडियंस से पूछेंगे कि भी आपको रेड कार्ड चाहिए ब्लैक कार्ड चाहिए, और अगर उन्हें रेड कार्ड चाहिए तो हम वो रेड कार्ड उठा के उन्हें दिखा देंगे, और अगर ब्लैक चाहिए तो हम ब्लैक उन्हें उठा के दिखा देंगे, और जब फेस डाउन होंगे। तो इसमें मैजिक कहाँ से आया? ठीक है, मैजिक ये है कि आप बगैर देखे कार्ड को उठा के करेक्ट कार्ड बता रहे हैं किस तरह से। तो ये मैजिक ट्रिक परफॉर्म कैसे करनी है? ये मैजिक ट्रिक इस तरह से परफॉर्म करनी है कि जो पहले 10 कार्ड होंगे हमारे पास रेड और 10 ब्लैक होंगे, तो उनको हम पहले अलग अलग टेबल पे रख देंगे, उनका स्टैक बना के, और फिर हम रेड कार्ड का जो स्टैक है उसको उठाएंगे और उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ बेंड कर देंगे, यानी कि कॉनकेव अप की तरफ बेंड कर देंगे उसे। ठीक है, और जो दूसरे हैं उनको कॉनकेव डाउन की तरफ बेंड कर देंगे, ऐसे जरा से करके कर देंगे। ठीक है, अब वो जब हम उन्हें बेंड करेंगे वो थोड़ी देर वो इस तरह से रेड वाले जो हैं इस तरह से हो जाएंगे, और ब्लैक वाले जो हैं वो
दूसरी तरह से उनका बैंड आ जाएगा। और फिर उनको जब हम बड़ी तेजी से सबको शफल करके टेबल पे फैला देंगे तो कुछ जो कार्ड्स हैं वो हल्के से अपवर्ड बेंड हुए होंगे और कुछ थोड़े से डाउनवर्ड बेंड हुए होंगे, और हमें पता होगा कि ये अपवर्ड वाले जो हैं ये रेड है और दूसरे वाले ब्लैक है। हालांकि वो फेस डाउन होगा, लेकिन जब हम उन्हें डेक पे रख रहे होंगे तो उस वक्त हम ये टेक्निक इस्तेमाल करेंगे ताकि जो ऑडियंस है वो ये समझे कि हमें जो है ये मैजिक की मदद से हम ये बता रहे हैं कि ये रेड कार्ड है या ब्लैक कार्ड है। अब आपका काम ये है कि इसका एक एल्गोरिदम बनाएं कि किस तरह से हम अगर हमने एक मैजिशियन को बताने हैं, ह्यूमन मैजिशियन को, और आप अपना व्हाइट बोर्ड शेयर कर लें अपना स्क्रीन पे, और यू कैन स्टार्ट टाइपिंग स्टेप्स वन बाय वन। जी, कैन यू शेयर योर व्हाइट बोर्ड? अच्छा, आपका व्हाइट बोर्ड हमें नजर आ गया। तो इसमें कुछ स्टेप्स सोच के लिखें यहाँ पे कि क्या ये जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई है, अगर आपने किसी मैजिशियन, ह्यूमन मैजिशियन को ये ट्रिक बतानी हो इन अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, तो आप किस तरह से उसे बताएंगी? यू कैन स्टार्ट सर बाय मैं टेक आउट 10 रेड कार्ड्स, इस तरह से आप कर सकते हो। सही है। सर मैं इसको शुरू कर लेती हूँ, लेकिन वो जो बेंड वाला पार्ट जो आपने बताया था कि इसको कॉनकेव में हम करेंगे, वो थोड़ा सा मुझे इतना क्लियरली समझ नहीं आया था। तो वो अगर जब मैं उस स्टेप तक पहुंचूंगी तो आप थोड़ी सी हेल्प कर दीजिएगा। जी जी बिल्कुल, श्योर। देखिए, मैं ये कहता कि कुछ कार्ड इस तरह से बेंड होंगे और कुछ कार्ड इस तरह से बेंड होंगे, ठीक है। अ, अच्छा। तो ये फॉर एग्जांपल ये रेड कार्ड्स हैं और ये ब्लैक कार्ड्स हैं। अच्छा ही। सही। सर अब ये ब्लैक कार्ड्स को अगर मुझे अरेंज करना है कॉनकेव डाउन के मैनर में, तो मैं इसका जस्ट समझ उनको नहीं। उनको ये कह दें कि जस्ट एंड बेंड देम डाउनवर्ड्स, ये कह दें खाली। सर फिर बेंड करने के बाद क्या करना था उनको? टेबल पे दोबारा रख दूं? फिर उनको टेबल पे हम वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे शफल करके, ताकि देर ऑल मिक्सड अप एंड स्प्रेड ऑन द टेबल। तो इनको लिख दें कि नाउ स्प्रेड देम ऑन द टेबल। अच्छा, शफल का भी स्टेप डाल दूं कि नाउ शफल एंड देन हाँ, स्प्रेड देम shuffle ऑन and टेबल? shuffle and spread them on the table। अच्छा, अब मैं क्लास में किसी और से रिक्वेस्ट करता हूँ हेल्प की कि इसके बाद और क्या सिक्स्थ स्टेप क्या होना चाहिए, ठीक है। अब करना ये हमने कि जब ऑडियंस हमसे पूछे कि भी ब्लैक कार्ड उठाओ, तो हमने टेबल पे से जो अपवर्ड बेंडिंग कार्ड है ना उसको देख के उठा देना और ऑडियंस को दिखाना है कि देखिए ये ब्लैक है। सिमिलरली रेड के लिए हम रेड करेंगे। तो आप में से और कौन क्लास में से हेल्प करना चाहेगा कि स्टेप 6 में क्या लिखना चाहिए उमैमा को? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, यू कैन इवन कम टू द व्हाइट बोर्ड एंड टाइप इन, वहां पे आप लोगों के पास ये ऑप्शन भी है, ठीक है। Look for upward Ask bend the audience. when asked to pick the red card, and pick the downward bend when asked to pick the red card or ओके, black card. ठीक है, जो कुंदन कह रहे हैं वही लिख दें आप उमैमा। दोबारा से प्लीज रिपीट कर देंगे क्या? पिक द। कुंदन आप दोबारा से बताइए। Look for downward bend when asked to pick the black card. Look for upward bend when asked for the red card. सर मुझे एक चीज पूछनी थी कि ये जी, सब तो टेबल पे रखे हुए हैं, तो फिर हम डाउनवर्ड बेंड और अपवर्ड बेंड का तो अब तो सिस्टम खत्म हो गया ना, जब हमने उनको टेबल पे कर दिया था स्प्रेड। हाँ, वो इसका एजम्पशन ये है कि जब आप एक दफ़ा कार्ड को बेंड करेंगी और उसको टेबल पे रखेंगी तो उसमें वो थोड़ा सा वो रिटेन करेगा ऊपर की तरफ अपना, वो बिल्कुल फ्लैट नहीं रहेगा। उसके बाद थोड़ी देर तक के लिए, कुछ देर के लिए वो ऊपर की तरफ बेंड, हमें यानी कि पहचाना जाएगा कि ये हमने इसको ऊपर की तरफ मोड़ा था या नीचे की तरफ। सही सही। सही। ठीक है। तो ये मैजिक ट्रिक थी जिसका देखें 7 स्टेप का एल्गोरिदम आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये एल्गोरिदम इसलिए ये इसको हम कह रहे हैं क्योंकि ये एक तो स्टेप सीक्वेंस है, ठीक है। इसको अगर आप शफल कर देंगे, ठीक है, जैसे स्टेप 6 है तो आप शुरू कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि उससे पहले के सारे स्टेप्स आपने किए नहीं है। तो आपको स्टेप वहीं से करना पड़ेगा। स्टेप 1 को पहले करेंगे, फिर 2 को करेंगे, फिर 6 से। अगर इनकी सीक्वेंस चेंज होगी तो ये एल्गोरिदम खराब हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि इससे हर हर स्टेप जो है वो मैजिशियन को समझ आ रहा है कि क्या करना है, ठीक है। उसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको समझने में बहुत आसानी है, तो बिल्कुल अनएम्बिगुअस है।
और ये अभी इसमें थोड़ा सा और रहता है, ये एल्गोरिदम अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि एल्गोरिदम में जो तीसरी चीज होती है इंपॉर्टेंट, वो होती है उसके टर्मिनेशन कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, कि अब ये जो है एल्गोरिदम खत्म हो गया, ठीक है। इसको हम मजीद थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं एल्गोरिदम को। अब मैं जो है मैं आपका ये अभी स्टॉप करता हूँ, ये आपकी स्क्रीन शेयरिंग में अभी स्टॉप करता हूँ मैं, एंड जी आई जी विल गो टू माय स्लाइड्स, जिसमें यही एल्गोरिदम जो है ये पहले से लिखा हुआ है थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। सही। ओके, सो लेट्स लुक एट दिस। ये इसलिए हमने किया था ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि ये क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे, ठीक है। तो स्टेप 1 ये है कि फ्रॉम अ नॉर्मल डेक ऑफ कार्ड्स सेलेक्ट 10 रेड कार्ड्स एंड 10 ब्लैक कार्ड्स, डील दिस कार्ड फेस अप इन 2 piles ऑन द टेबल अकॉर्डिंग टू कलर, यानी कि अलग अलग हमने 2 piles बना ली इनकी फेस अप शुरू में। Then announce that you have selected some red cards and some black cards. आप थोड़े से रेड कार्ड थोड़े से ब्लैक कार्ड ले लें, उसमें से हो सकता है 10 रेड 10 ब्लैक ले लें, ठीक है। And step number 3 में pick up the red cards under the pretense of aligning them into a small deck, hold them face down in your left hand, and with the thumb and first finger of right hand pull back each end of the deck so that each card given is a slightly backward curve. तो उसको थोड़ा सा हमने बैकवर्ड कर्व दे दिया और उसको हमने रख दिया। इसी तरह से हमने जो ब्लैक कार्ड्स है उनको हमने फॉरवर्ड कर्व दे दिया। और स्टेप 5 में इमीडिएटली आफ्टर रिटर्निंग द ब्लैक कार्ड्स टू द टेबल, यूज बोथ हैंड्स टू मिक्स द रेड एंड ब्लैक कार्ड्स स्टिल फेस डाउन एंड स्प्रेड देम ऑन द टेबल टॉप, ठीक है। उनको ऑडियंस को ये बताने कि हमने मिक्स। और स्टेप 6 में हम ये करें कि जब वो कार्ड्स टेबल पे रखे हुए तो ऑडियंस को हम रिक्वेस्ट करें कि अभी आपको रेड कार्ड चाहिए, ब्लैक कार्ड चाहिए। If the color requested is red, then there is face down card with a concave appearance, उसको हमने पिक करना है और कहना है कि ये हमें रेड कार्ड है। और अगर ऑडियंस जो है वो ब्लैक कलर रिक्वेस्ट कर रही है तो हम फिर दूसरा वाला कार्ड जो है उसको उठा के देंगे। और 6.4 में हम ये कर रहे हैं कि otherwise state that there are no more cards of the requested color and turn over the remaining cards to prove the claim. तो ये 6.4 जो है ये एक तरह की टर्मिनेशन क्लॉज है एल्गोरिथम की, कि भाई अब यहाँ पे आपकी मैजिक ट्रिक खत्म हो जाएगी, ठीक है। जब तक सारे कार्ड्स टेबल पे, क्योंकि वो शुरू में आपने 10-10 के पाइल बनाए थे, उसमें से आपने कुछ लिए थे, लेट्स से 4 आपके रेड थे, 4 आपके ब्लैक थे, तो ये ट्रिक चलती रहेगी जब तक 4 रेड या 4 ब्लैक कार्ड्स जो हैं वो ऑडियंस जो है आपसे रिक्वेस्ट नहीं करती, ठीक है। क्योंकि जाहिर है आपने ट्रिक को खत्म भी करना है ना, अभी बहुत देर तक तो ट्रिक चलाएंगे तो ऑडियंस बोर हो जाएगी दोबारा से। तो इसलिए ये एक टर्मिनेशन क्लॉज है इसके अंदर। उससे पहले जो है 6.3 और 6.2 में जो है ना एक इफ कंडीशन लगी हुई है। हमने एक क्या करना है, दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। तो अगर ऑडियंस रेड रिक्वेस्ट कर रही है तो हमने कुछ और काम करना है, अगर ऑडियंस ब्लैक रिक्वेस्ट कर रही है तो हमने कुछ और काम करना है, ठीक है। तो ये एक तरह का यहाँ पे हमारा सिलेक्शन हो रही है कि हमने कौन सा स्टेप नेक्स्ट परफॉर्म करना है, क्योंकि जो नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करना है दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन दैट वी फाइंड आउट इन द प्रीवियस स्टेप। तो 6.1 में हम पूछ रहे हैं कि कंडीशन क्या है, ऑडियंस से पूछ रहे हैं भाई आपको रेड चाहिए या ब्लैक चाहिए, ठीक है। ये वो क्वेश्चन मार्क है जो कि हमें बताएगा कि हमने जो है 6.2 एग्जीक्यूट करना है या 6.3 एग्जीक्यूट करना है। फिर जो स्टेप 6 है वो एक्चुअली एक लूप स्ट्रक्चर भी है, क्योंकि आपने एक दफा जब ऑडियंस को बता देंगे कि देखें भाई ये रेड आपका कार्ड मैंने उठा दिया, तो उसके बाद दोबारा से वो रिपीट करेंगे, दोबारा से आप रिक्वेस्ट करेंगे 6.1 कि अच्छा आप नेक्स्ट बताएं कौन सा कार्ड चाहिए, तो नेक्स्ट ऑडियंस आपको बताएगी, तो आपने दोबारा से वो करना है, ठीक है। इस तरह से इसको लूप में चलना है। और शुरू में जो थे वो एक सीक्वेंस थी जिसमें हमने कुछ स्टेप्स एक सीक्वेंस में किए थे। सबसे पहले हमने कार्ड्स में से कार्ड्स निकाले, रेड और ब्लैक उनको रखा, फिर उनको बेंड किया, ठीक है। पहले रेड को बेंड किया, फिर ब्लैक को बेंड किया, फिर उनको स्प्रेड किया टेबल पे, और फिर जो है हम यहाँ पे पहुंचे स्टेप नंबर। ये जो है एग्जाम्पल जो है, ये जैसे कि आप लोगों ने खुद ही अभी ट्राई किया था व्हाइट बोर्ड पे, ये एक एल्गोरिदम का एग्जांपल है, ठीक है। इसका फायदा ये होता है इस तरह से कि जो एल्गोरिदम होता है वो जिस एजेंट ने उसको एग्जीक्यूट करना होता है उसके लिए वो बिल्कुल अनएम्बिगुअस होना चाहिए, ठीक है। और एल्गोरिदम का यहाँ पे एक
पॉइंट जो आमतौर पे हम नोट करते हैं वो ये है कि इनको एल्गोरिथम्स इसलिए क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो एक मैथमेटिशियन थे अल-ख्वारिज़मी, उन्होंने शुरू में इसके ऊपर कुछ काम किया था। तो उनका जो किताब थी, ये वही साहब है जिन्होंने अलजेब्रा के ऊपर भी किताब लिखी। उन्होंने जब उनकी किताबें ट्रांसलेट की गई वेस्टर्न लैंग्वेजेस में, तो उनका नाम जो है वो अल-ख्वारिज़मी से चेंज होके वो एल्गोरिथम्स यानी कि उनके नाम की एक तरह से ट्रांसलेशन है वेस्टर्न टाइप की। तो एल्गोरिथम्स जो है, ऑल्दो इट सिंपली इज द नेम ऑफ अ मैथमेटिशियन, लेकिन असल में इसका मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स that are needed to perform to accomplish something या to solve a problem. जैसे आपने शुरू में अभी मुझे चाय बनाने का एक एल्गोरिथम बताया था, उसके बाद फिर एक मैजिक ट्रिक का एल्गोरिथम बताया आपने, ठीक है। इसी तरह से हम जो है कंप्यूटर को बता सकते हैं एल्गोरिथम्स और तरह के। ये गडल का इनकम्प्लीटनेस थ्योरम की तरफ मैं बाद में आऊंगा। ये 1930 में एक थ्योरम, एक और मैथमेटिशियन थे, कर्ट गडल नाम है उनका। ही वाज अ रियली ब्रिलियंट काइंड ऑफ मैथमेटिशियन, और उन्होंने जो था इस सेंचुरी का, बल्कि कहना चाहिए कि ऑल टाइम्स जो है, मैं इसकी आपको तस्वीर दिखा देता हूँ उनकी, गडल साहब की। ये आपको स्क्रीन पे कुछ नजर आ रही तस्वीर? यस सर। Yes. कौन कौन है, आप पहचाने इन्हें? आइंस्टाइन है सर एक तो। आइंस्टाइन, हाँ, Albert Einstein. एग्जैक्टली, एक आइंस्टाइन है, उनके साथ जो है वो कर्ट गडल साहब है, ठीक है। तो ये बहुत एक फेमस मैथमेटिशियन है। इनका एक थ्योरम है, वो कहलाते हैं इनकम्प्लीटनेस थ्योरम, और वो को कहते हैं कि ये मैथमेटिक्स का जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है इस सेंचुरी का, मे बी सारी सेंचुरीज का। तो बहरहाल उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम जो है एक सिंपल एल्गोरिथम जो है कंप्यूटर को जीसीडी मालूम करने के लिए। जीसीडी आपको मालूम है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो होता है, वो उसको हम, उसके लिए हमें एक एल्गोरिथम यूज करना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो 3 स्टेप्स आपको दिए हुए हैं, इनको लेट्स ट्राई टू डू देम, ठीक है। यहीं पे लेट्स सपोज कि हमारे पास 2 नंबर्स हैं, ठीक है, एक 24 है और एक हमारे पास 30 है, ठीक है। तो इसमें ये कह रहे हैं साइन m and n वैल्यू, तो लार्ज एंड स्मॉलर, तो लार्जर जो है वो 30 हो जाएगा, m is equal to 30, और स्मॉलर जो है वो हमारे पास 24 हो गया, ठीक है। ये तो स्टेप 1 हो गया। डिवाइड m by n and call the remainder r, तो m को जब हम डिवाइड करेंगे r से, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 6. ओके, 6 आएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो ये हमारा जो रिमाइंडर है ये 6 आ गया। If r is not 0, क्योंकि 6 है, जाहिर है तो 0 नहीं है, then assign m the value of n, तो हमारा जो नया m है वो हो जाएगा 24, ठीक है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो वैल्यू n की है वो अब m में m को असाइन कर दी जाए, और असाइन n the value of r, और तो n जो है हमारा इस वक्त जो है वो 6 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये r की वैल्यू से असाइन करनी है। एंड रिटर्न टू स्टेप 2। अब हम स्टेप 2 पे वापस जाएंगे, दोबारा से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आ जाएगा। रिमाइंडर वुड बी 0। ऑलराइट, तो फिर जब हम स्टेप 3 पे आएंगे, ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। इफ r is not 0, तो since r is 0, then we will jump here, ठीक है। Then the greatest common divisor is the value currently assigned to n. Currently assigned to n जो है वो 6 वैल्यू है, ठीक है। तो 6 इन दो का जीसीडी जो है वो 6 हो जाएगा, ठीक है, 24 और 30 का। तो ये हमने इस एल्गोरिथम के थ्रू किया, ठीक है। तो इस एल्गोरिथम में आपने देखे बिल्कुल अनएम्बिगुअस था कि कौन सी वैल्यू m के पास हमने प्लेस करनी है, कौन सी n को वैल्यू करनी है, फिर क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, डिवाइड करना है और इसका रिमाइंडर को r कहना है, और फिर हमने एक कंडीशन चेक की कि r 0 है या नहीं है। अगर 0 नहीं है तो फिर हम दोबारा से वापस स्टेप 3 में जा रहे हैं, ठीक है, एक तरह का लूप। और अगर 0 है तो फिर हम जंप करके यहाँ पे और यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है, हमारा एल्गोरिथम यहाँ पे रुक जाएगा। तो ये एक और एल्गोरिथम है जिसमें हमने कंप्यूटर को बताया कि क्या करना है। तो एल्गोरिथम क्या चीज होती है, ठीक है। समरी में हम ये कह सकते हैं कि एल्गोरिथम जो है, इट्स एन अनएम्बिगुअस डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो इसके सारे स्टेप्स हैं
उनमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देयर शुड बी ओनली वन वे टू अंडरस्टैंड दिस, उसमें और कोई उसको मल्टीपल वेज नहीं होने चाहिए। एन एल्गोरिथम एक्सपेक्ट अ सेट ऑफ डिफाइंड इनपुट्स, ठीक है, यानी कि जो इनपुट्स हैं वो हमारे पास हर एल्गोरिथम की हमें पता होना चाहिए कि इनपुट्स क्या हैं, और आउटपुट्स भी जो है उसकी बिल्कुल डिफाइंड होती हैं कि इस एल्गोरिथम की क्या इनपुट्स हैं और क्या आउटपुट्स होंगे। And the algorithm is guaranteed to terminate and produce a result, always stopping after a finite time, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर कोई ऐसा एल्गोरिथम आप लिख लेंगे जिसमें लिखा हुआ, फॉर एग्जांपल स्टेप 1 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई इनपुट बाय 2, ठीक है, और स्टेप 2 लिखा हुआ है गो टू स्टेप 1, ठीक है। अगर इस किस्म का एल्गोरिथम है तो आपको ये पता है कि ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा, ठीक है, ये इनफाइनाइट टाइम के लिए चलता रहेगा एल्गोरिथम। गेट इनपुट फॉर एग्जांपल, ये पहला स्टेप है, स्टेप 0 में से कह रहा हूँ, ठीक है। स्टेप 1 है कि इनपुट को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, स्टेप 2 है कि दोबारा से स्टेप 1 को करें, ठीक है। तो ये वाला जो है एल्गोरिथम, ये इसलिए एल्गोरिथम नहीं कहलाएगा एक तरह से क्योंकि ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा एल्गोरिथम ऑल्दो इट्स वेल डिफाइंड इनपुट है इसकी, और स्टेप भी अनएम्बिगुअस है, हर स्टेप का हमें पता है कि उसमें किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करना है, लेकिन इसमें कोई टर्मिनेशन क्लॉज नहीं है, ठीक है। तो ये इसलिए हम इसको एल्गोरिथम नहीं कहेंगे, ठीक है, इसको हम कहेंगे ये एल्गोरिथम नहीं है ये, क्योंकि कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो सकती इससे, क्योंकि आउटपुट उस वक्त प्रोड्यूस होती है जब एल्गोरिथम आपका टर्मिनेट करता है, तो क्योंकि ये टर्मिनेट ही नहीं करेगा तो इसकी आउटपुट कोई आएगी नहीं, ठीक है। तो जो एल्गोरिथम होता है इट्स ऑलवेज गारंटीड टू टर्मिनेट सो दैट यू कैन प्रोड्यूस एन आउटपुट, ठीक है, रिजल्ट ताकि प्रोड्यूस होना चाहिए। अच्छा, एल्गोरिथम्स जो हैं उनमें एक और भी चीज होनी चाहिए कि उनका रिजल्ट करेक्ट आना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने जीसीडी का भी देखा था एक एल्गोरिथम, उसमें आंसर जो रिजल्ट था वो करेक्ट था। हम ये भी अगर कोई गलत एल्गोरिथम बना सकते थे तो हो सकता है कि वो करेक्ट आंसर नहीं देता, ठीक है। तो उसको फिर हम कहेंगे तो सही कि ये एल्गोरिथम है, लेकिन हम कहेंगे ये गलत रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि रिजल्ट तो आ रहा है हमारे पास, ठीक है, स्टेप्स भी हैं हमारे पास, एग्जैक्ट सीक्वेंस भी है और अनएम्बिगुअस स्टेप्स हैं, लेकिन रिजल्ट गलत आ रहा है। तो रिजल्ट गलत आ रहा है तो वो आमतौर पे इतना कोई काम का यानी कि एल्गोरिथम नहीं होता, इट्स नॉट ऑफ एनी यूज बिकॉज इट्स गिविंग यू रॉन्ग रिजल्ट्स, ठीक है। तो लेकिन समटाइम्स ये होता है कि जब एल्गोरिथम रिजल्ट प्रोड्यूस करता है तो हमें उस वक्त पता नहीं होता कि ये रिजल्ट सही है या नहीं, क्योंकि जो जाहिर है रिजल्ट हमें अगर हमें पहले से आंसर मालूम हो उसका तो फिर हमें एल्गोरिथम चलाने की जरूरत ही नहीं है। तो एल्गोरिथम एक है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक कोई प्रॉब्लम है उसका उसका एक रिजल्ट आपको प्रोड्यूस कर दिया एल्गोरिथम ने, ठीक है, लेकिन अब हमें उसको टेस्ट करना है कि ये सही है नहीं। तो ये एक्चुअली एक दूसरा स्टेप होता है। तो एल्गोरिथम जो होते हैं उनमें जो है एक गारंटी तो ये होनी चाहिए कि दे विल प्रोड्यूस सम रिजल्ट, ठीक है। बाज़ दफा ऐसा एल्गोरिथम आप लिख सकते हैं कि जो प्रॉब्लम 1 पे तो रिजल्ट दे रहा है, प्रॉब्लम नंबर 2 पे भी रिजल्ट दे रहा है, या प्रॉब्लम नंबर 3 पे भी रिजल्ट दे रहा है, लेकिन प्रॉब्लम नंबर 4 पे रिजल्ट नहीं दे रहा। बल्कि मुझे लेट मी टेक इट बैक एंड करेक्ट माई सेल्फ ऑल्सो। जब मैं कह रहा हूँ प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम 3, इसका ये मतलब नहीं है कि एक एल्गोरिथम डिफरेंट प्रॉब्लम्स पे काम कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि डिफरेंट इनपुट्स पे वो सही रिजल्ट दे रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको जो जीसीडी का हमारा एल्गोरिथम था, ठीक है, इसमें अगर मैं जो है n0 ले लेता, ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप 2 में मसला हो जाता वो, ठीक है, क्योंकि जब मैं डिवाइड करता एक बड़ी वैल्यू को, लेट्स से m24 था और n0 था, तो यहाँ पे वो एरर आ जाता मेरे पास, ठीक है। तो ये वाला एल्गोरिथम जो है ये m और n की वैल्यूज पे काम करता, ठीक है। मैं हो सकता है फर्स्ट सेट ऑफ वैल्यूज पे काम करता, सेकंड सेट ऑफ वैल्यूज पे करता, लेकिन थर्ड सेट ऑफ वैल्यूज में जो है n0 आता, तो वहां पे ये फिर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके अंदर एक यहाँ पे चेक लगाना पड़ेगा कि स्टेप 2
should be carried out only if n is not equal to 0. ठीक है, अदरवाइज जो है हमारा हमें ये नहीं स्टेप करना चाहिए, एरर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वाली तो एक सिंपल सी एक हमें सबको पता है कि 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन बाज प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि जिनका हमें मालूम नहीं होता शुरू में कि ये जो है algorithm जो है would be able to compute a result for those set of inputs। ठीक है, तो हो सकता है कोई ऐसे set of inputs आ जाए जिसमें हमारा algorithm जो है वो रॉन्ग रिजल्ट प्रोड्यूस कर दे या रिजल्ट प्रोड्यूस ही नहीं करे, वो स्टक हो जाए। ठीक है, तो ये जब हम स्टडी करते हैं एल्गोरिदम्स, ठीक है, ये कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको वो रन करने से पहले जो है दे शुड बी एबल टू लुक एट दैट एल्गोरिदम एंड सी कि ये जो है अच्छा एल्गोरिदम है या नहीं। ठीक है, ये सारी कंडीशंस पे आउटपुट प्रोड्यूस करेगा या नहीं, यानी कि सारी इनपुट्स पे आउटपुट आएगी इसकी या नहीं आएगी, या ये शुरू में या there is a possibility कि there might be some inputs जहाँ पे ये इसकी जो है algorithm fail हो जाए। ठीक है, तो हम ये कंप्यूटर साइंटिस्ट ये नहीं करते कि algorithm एक बना दिया और वो कंप्यूटर को दे दिया, बल्कि उसको जो है वो टेस्ट भी करते हैं कि ये किस तरह से algorithm जो है चलता है। और ये I think is the greatest skill for a computer scientist to come up with the good algorithms। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि जो कि जिनके अभी तक कोई algorithms जो हैं वो इजाद नहीं हुए अभी तक। Nobody has come up with a good algorithm for solving those problems, and there are many such problems out there। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि अभी तक अनसॉल्व्ड हैं और उनके algorithms नहीं हैं। So this is a key skill of a computer scientist to come up with those algorithms। तो इसके क्या characteristics होते हैं? Does an algorithm actually exist to perform a given task? ठीक है, तो सबसे पहले तो ये डिस्कवरी होगी इसकी algorithm की, यानी कि आपको एक प्रॉब्लम कोई लेके आता है कोई आदमी और कहता है भाई इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हो सकता है कि अभी तक किसी ने वो उसके लिए algorithm अभी तक डिजाइन नहीं किया हो, लेकिन अगर वो प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम आपके पास आई है तो ये देखना पड़ता है कि इसका कोई एल्गोरिदम पहले से एग्जिस्ट करता है या नहीं इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि अभी तक किसी को नहीं पता चला उस एल्गोरिदम का, लेकिन उसकी रीजन ये हो कि एक्चुअली कोई एल्गोरिदम बना ही नहीं सकते। इन प्रिंसिपल इट्स नॉट पॉसिबल टू create an algorithm for solving that problem। ठीक है, सो ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप है, बल्कि ये कहना चाहिए कि ये एक ज्यादा फंडामेंटल किस्म का स्टेप है कि बिफोर वी स्टार्ट ट्राइंग टू राइट एन एल्गोरिथम, हमें ये मालूम करना पड़ता है कि भाई इस प्रॉब्लम को हम किसी एल्गोरिथम से सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, यानी कि इज इट पॉसिबल टू राइट एन एल्गोरिथम, मे बी इट्स नॉट पॉसिबल टू राइट एन एल्गोरिथम फॉर दैट। ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ी सी और डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ कि क्यों किस तरह की प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है और हम प्रॉब्लम्स को किस तरह से वो आइडेंटिफाई करने की हम कोशिश करते हैं। ऑल्दो इट्स नॉट एन इजी टास्क। ठीक है, कि आप प्रॉब्लम को देखते ही कहते हैं कि इसका एल्गोरिथम है या नहीं है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि प्रॉब्लम जो होती है वो बहुत साल तक, कई मे बी समटाइम्स 50 years तक, समटाइम्स 100 years, समटाइम्स 200 years तक प्रॉब्लम जो है वो लोगों के सामने होती है और people are trying to come up with an algorithm but they have not been able, then after 200 years somebody comes up with an algorithm। ठीक है, it is possible। So it's not an easy task to just confirm straight away कि भाई इसका algorithm है या नहीं है। ठीक है, तो अगर आप ये भी यानी कि इस चीज में भी कामयाब हो जाते हैं ये बताने के लिए कि भाई इन प्रिंसिपल इसका एल्गोरिथम पॉसिबल है या इन प्रिंसिपल इसका एल्गोरिथम पॉसिबल नहीं है, तो वो भी एक बहुत एक मेजर किस्म का वो एडवांस है, लाइक वर्ड सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम। there's a new problem and then you look at it and you prove that
there is an algorithm, although you don't know that what that algorithm is, लेकिन आप ये प्रूव करने में कामयाब हो गए कि हाँ नहीं किसी न किसी algorithm से सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम, ठीक है। तो उससे भी हमें जो है हम कहेंगे कि हम एक स्टेप आगे आ गए हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप होगा कि उसको हम सॉल्व करें थ्रू राइटिंग एन एक्चुअल एल्गोरिथम। समटाइम्स ऐसा होता था कि वो जो था बहुत सारे लोग ट्राई करते रहते हैं एल्गोरिथम बनाने की, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ये एक्चुअली में पॉसिबल ही नहीं है ये वाला एल्गोरिथम, ठीक है। तो दे कीप ऑन ट्राइंग टू कम अप विद एल्गोरिथम एंड ऑब्वियसली दे कीप ऑन फेलिंग, और फिर बहुत एंड में कोई बताता है कि नहीं इसका तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा ये होता है कि एल्गोरिथम काम तो करता है, लेकिन कुछ सेट ऑफ इनपुट्स ऐसे आ जाते हैं जहां पे वो काम नहीं करता, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कि ये कौन सी ऐसी सेट ऑफ पॉसिबल इनपुट्स हैं जहां पे आपका एल्गोरिथम फेल होने के चांसेस हैं। तो क्योंकि सेट ऑफ इनपुट्स जो है वो तो इनफाइनाइट हो सकती है ना, कोई भी इनपुट दे सकते हैं आप एक एल्गोरिथम को। मिसाल के तौर पे अगर आप एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम आपने लिखा है, ठीक है, तो वो सॉर्टिंग के लिए वो कोई भी लिस्ट आ सकती है एज इनपुट। तो यू हैव टू समहाउ इन एडवांस गारंटी के ये जो है सारे इनपुट्स पे काम करेगा। फिर दूसरा जो सवाल होता है इम्पोर्टेंट, वो ये है कि ये हाउ लॉन्ग डज द एल्गोरिथम टेक टू रन, ठीक है। हो सकता है कि जो आपका एल्गोरिथम है वो बहुत तेजी से रिजल्ट प्रोड्यूस कर देता हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो इन सर्टेन इनपुट्स वो जो है स्लो डाउन हो जाता है आपका, ठीक है, एल्गोरिथम। इसके अलावा हाउ मच मेमोरी स्पेस डज इट रिक्वायर, उसको कितनी रैम चाहिए फॉर एग्जांपल रन करने के लिए, उसको कितने स्पेसेस चाहिए अपना करने के लिए, ठीक है। जैसे हमने अभी पुराना देखा था, उसमें हमने जीसीडी में उसमें हमें सिर्फ एम एन और आर जो थे वो 3-4 वेरिएबल्स थे जिनसे हम डील कर रहे थे, लेकिन किसी और एल्गोरिथम में हो सकता है बहुत ज्यादा वेरिएबल्स की हमें जरूरत पड़े। बाज़ दफ़ा ये होता है कि एक अच्छा एल्गोरिथम हमें मिल जाता है, वो बहुत क्विकली रिजल्ट प्रोड्यूस कर होता है, लेकिन देन somebody comes up with a better algorithm which means that it can solve the same problem in less time perhaps, or perhaps using less memory perhaps, or perhaps it's easier to understand, ठीक है। तो इन केसेस में हम उससे कहते हैं कि ये इट्स अ बेटर एल्गोरिथम। तो बेटर एल्गोरिथम जो है आमतौर पर डिपेंड करता है किसी न किसी क्राइटेरिया पे, किस पे हम कहते हैं उससे बेटर। एक तो ये होता है कि एल्गोरिथम जो है वो सिंपल एल्गोरिथम हो, ठीक है। आमतौर पे उससे हम कहते हैं कि ये अच्छा एल्गोरिथम है अगर सिंपल है तो, यानी कि एल्गोरिथम इटसेल्फ जो है लेट्स से वो 5-6 स्टेप्स पे है, लेकिन अगर आप एक ऐसा एल्गोरिथम लिख रहे हैं जो कि खुद ही एल्गोरिथम ही 3600 स्टेप्स का है, तो हम कहेंगे यार ये तो एल्गोरिथम ही बहुत लंबा चौड़ा एल्गोरिथम है, ठीक है। तो हो सकता है वही बेस्ट एल्गोरिथम हो, वी डोंट नो, हो सकता है उससे शॉर्ट एल्गोरिथम कोई बना ही नहीं सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर उतना बड़ा एल्गोरिथम है 36,000 स्टेप्स हैं उसके अंदर, तो फिर हमें वो छोटे कंप्यूटर पे, यानी छोटा मतलब है आजकल तो सारे कंप्यूटर्स पे वो चल सकता है, लेकिन पहले जो पुराने कंप्यूटर्स होते थे उनमें एक साथ ज्यादा बड़ा प्रोग्राम रन नहीं हो सकता था, तो प्रोग्राम का साइज जो है इटसेल्फ वो छोटा होना पड़ता था सो दैट द कंप्यूटर कैन रन दैट प्रोग्राम। अभी भी जो है कंप्यूटर की बहुत बड़ी 8 GB और पता नहीं कितनी GB रैम कैपेसिटी है, लेकिन कुछ प्रोग्राम्स हैं, एल्गोरिथम्स तो कोई इतने बड़े नहीं होते आजकल। आई हैव नॉट सीन एनी सच कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स नॉर्मली स्मॉल स्टेप्स होते हैं उनके पास, लेकिन जो एक्चुअल प्रोग्राम साइज है वो बड़ा हो सकता है बिकॉज द सेम टास्क्स कैन बी रिपीटेड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। दैट्स व्हाई आप देखते हैं आजकल के जब आप डाउनलोड करते हैं कोई प्रोग्राम तो वो काफी बड़ा उसका साइज होता है। वो इसलिए नहीं होता कि उसका एल्गोरिथम जो उसके अंदर बड़े बड़े हैं, लेकिन ये होता है कि मल्टीपल एल्गोरिथम्स उसके ऊपर काम करें, बहुत सारी चीजों के लिए उसके अंदर अलग अलग एल्गोरिथम्स बने हुए हैं। बहरहाल हमारा टास्क जो है कंप्यूटर साइंटिस्ट का वो ये होता है टू राइट गुड एल्गोरिथम्स। गुड एल्गोरिथम्स मीन
के जो कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करें। कंस्ट्रेंट्स कुछ भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि किस टाइप की एप्लीकेशन है। जैसे हम पहले इससे डिस्कस कर चुके हैं कई दफ़ा कि बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें क्विक रिस्पांस की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक है, इसमें अगर हम डिले कर लेंगे तो फिर हम वो बातचीत नहीं कर सकते इतनी, यानी कि हमें ऐसा लगेगा कि अच्छा एक आदमी ने सवाल किया, उसके बाद 2 सेकंड का किसी ने जवाब नहीं दिया, फिर तीसरे सेकंड में किसी ने जवाब दिया, तो वो गैप आ जाता है बीच में, तो वो यानी कि इतना क्रिटिकल नहीं है लेकिन अच्छा नहीं लगता। लेकिन कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जिन पे ये चीज़ बिल्कुल क्रिटिकल हो जाती है, ठीक है। जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, या रोबोटिक सर्जरीज हैं, या डिफेंस सिस्टम्स हैं, या इवन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इश्यूज हैं, ठीक है, कि स्टॉक की प्राइस नीचे गई या आपने उसी वक्त उसे सेल नहीं किया अगर, तो हर सेकंड उसकी प्राइस जो है नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रेडर को नुकसान हो सकता है। सो डिपेंडिंग ऑन के क्या रिक्वायरमेंट है एप्लीकेशन की, ठीक है। इट कुड मीन algorithm that runs quickly, it could mean algorithm that is easy to understand, it could mean algorithm that requires less memory, और हमें जो है being a computer scientist we should be able to calculate exactly कि कितना टाइम लगेगा उसको, और कितना को रैम चाहिए होगी, ठीक है, और कितने इसके स्टेप्स होंगे। ये एक और एग्जांपल है यहाँ पे, लेकिन मैं इसको जो है यहाँ पे जो है स्टॉप करना चाहूँगा इसको। All right, thank you very much everyone, and I'll see you next time inshallah. Allah Hafiz.